नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ बैठी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली इस संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो योजना थी सरकार की, उसे रद्द कर दिया। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया है कि वो मार्च के महीने में एक नियत तारीख तक जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था उनकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे। और इलेक्शन कमीशन को यह आदेश दिया है कि वो मार्च के महीने में ही उन लोगों के नामों की सूची जिन्होंने किसी पार्टी को चंदा दिया है अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें। तो क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, कब शुरू हुआ ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, क्या समस्या है इससे कुछ लोगों को, क्यों सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, इन सब के बारे में जानेंगे आसान शब्दों में आज इस लेक्चर में। तो लास्ट तक जुड़े रहिए और समझिए क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड और ये किस तरह सूचना के अधिकार को प्रभावित करता है। तो 2017 के केंद्रीय बजट में चुनावी बॉन्ड की घोषणा की गई थी। इसे लागू किया गया 19 जनवरी 2018 में। यह एक किस्म का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दलों को गुप्त रूप से चंदा दे सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं वचन पत्र। यह खरीदा जा सकता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच से। इसके लिए डिनोमिनेशन जो तय किया गया था वो 1000 रुपए के डिनोमिनेशन में था और अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था। आसान भाषा में समझाऊं तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया मान सकते हैं आप। फिर इस पर कोई ब्याज नहीं लगता था। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध था और जैसा कि मैंने बताया स्टेट बैंक की शाखा से खरीदा जा सकता था। चंदा देने वाले को बॉन्ड के मूल्य के बराबर की धनराशि एसबीआई की शाखा में जमा करवानी होती थी और यह भुगतान सिर्फ चेक या डिजिटल पेमेंट के जरिए हो सकता था। बॉन्ड कोई भी व्यक्ति और कोई कंपनी खरीद सकती थी। कोई कितनी भी बार बॉन्ड खरीद सकता था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों के लिए होती थी, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड जो राजनीतिक दल हैं उनको दान देने के लिए किया जा सकता था। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिन की अवधि के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध होते थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी किया जा सकता था। तो आपको यह समझ में आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअल में था क्या। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे काम करता था ये इलेक्टोरल बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना। सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री जो 2017 में थे, अरुण जेटली साहब, इन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस योजना को राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए लाया जा रहा है। मुख्य रूप से केंद्र सरकार योजना का समर्थन इस आधार पर कर रही थी जो इस योजना का लाभ पाने के लिए योग्य हो। इसके लिए केवल वही पार्टी योग्य थी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हो। योग्य पार्टियों को अपने बैंक खाते की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती थी और ये बॉन्ड 1000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते थे। इन बॉन्ड्स को एसबीआई की कुछ शाखाओं से खरीदा जा सकता था और वही डोनर इसे खरीद सकता था जिसका केवाईसी कंप्लायंट पूरा हो और इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करा लेता था। इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का ही इस्तेमाल किया जा सकता था। क्या है मुद्दा, कितना धन जुटाया गया इस बॉन्ड के जरिए और क्यों इस पर प्रश्न चिन्ह उठे। तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अब तक आपको बताऊं 16,518 करोड़ रुपए लगभग के चुनावी बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। जी हां, 16,518 करोड़। एक संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर कहते हैं इसे। इसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी कॉर्पोरेट दान का लगभग 90% प्राप्त हुआ है। इलेक्शन वॉचडॉग की रिपोर्ट कहती है कि जहां अन्य राष्ट्रीय दलों ने संयुक्त रूप से लगभग 70 करोड़ रुपए का चंदा लिया, वहीं भाजपा को इस क्षेत्र से लगभग 610 करोड़ रुपए मिले। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 के लिए राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल 850 करोड़ रुपए के चंदे का दान, इस पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें से 719 करोड़ रुपए सिर्फ भाजपा को मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा द्वारा घोषित कुल दान इसी अवधि के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी, इन सबको दिए गए दान से 5 गुना अधिक है। चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले लोगों को क्या फायदा हो रहा था, क्यों खरीद रहे थे लोग चुनावी बॉन्ड। तो आपको जानकारी दे दूं कि चुनावी बॉन्ड खरीदकर किसी पार्टी को चंदा देने से बॉन्ड खरीदने वाले को कोई फायदा नहीं हो रहा था, ना ही इस पैसे का कोई रिटर्न मिलता है। लेकिन आईटी एक्ट की धारा 80GG और 80GGB, इसमें जो है
जो व्यक्ति इस बॉन्ड को खरीद रहा है डोनेशन देने के लिए, उसे इनकम टैक्स में छूट मिलती थी। आपको यह भी जानकारी दे दूं कि यह चुनावी बॉन्ड एक तरह की रसीद मात्र थी और इसमें चंदा देने वाले का नाम नहीं होता था। इस बॉन्ड को खरीदकर कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी को चंदा देना चाहता है उसका नाम लिख सकता था। इस बॉन्ड का पैसा संबंधित राजनीतिक दल को मिलता था, जिस पर कोई रिटर्न नहीं मिलता था। यह कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं था, आपको यह भी समझा दूं। कोई भी व्यक्ति जो बॉन्ड खरीदता था वो बॉन्ड वापस बैंक में देकर अपना पैसा वापस ले सकता था, लेकिन उसकी एक अवधि तय थी। क्यों लाया गया था ये बॉन्ड? तो केंद्र की सरकार का कहना था कि ये बॉन्ड लाया गया था ताकि चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाई जा सके, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस आधार पर ही रद्द किया है कि इसमें पारदर्शिता ही नहीं है। देश की जनता को यह पता चलना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल को चंदा देने वाले व्यक्ति कौन है। इसका कारण यह है कि मान लो कोई कॉरपोरेट घराना राजनीतिक किसी पार्टी को चंदा दे रहा है और भविष्य में कोई पॉलिसी बनाई जाती है जो उस कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए है, तो ये देश की जनता के साथ धोखा है। तो बेहतर यह है कि आम जनता को पता चलना चाहिए कि किस राजनीतिक पार्टी को किसने कितना चंदा दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आइए जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, 5 जजों की बेंच बैठी थी इस मामले को सुनने के लिए, जिसे संवैधानिक पीठ कहते हैं हम। और इस पीठ ने कहा कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे या गुप्त चंदे वाली चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने अपने जजमेंट में कहा कि इस बात की भी संभावना है कि किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से धन और राजनीति के बीच जो संबंध बंद थे उसके कारण प्रति उपकार की व्यवस्था स्थापित हो सकती है। यह नीति में बदलाव लाने या सत्ता और राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने वाले व्यक्ति को लाइसेंस देने के रूप में काम कर सकती है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी मतदान का विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए आवश्यक है। राजनीतिक असमानता में योगदान देने वाले कारकों में से एक आर्थिक असमानता के कारण व्यक्तियों की राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता में अंतर हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक असमानता के कारण धन और राजनीति के बीच गहरे संबंध के कारण राजनीतिक जुड़ाव के स्तर में गिरावट आ सकती है। नवंबर 2023 में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने लगातार 3 दिनों तक दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संवैधानिक पीठ में कौन कौन थे? तो जैसा कि मैंने बताया, संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष थे ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इसमें शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चुनावी बॉन्ड योजना आर्टिकल 19(1) के तहत नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और यह बैकडोर से लॉबिंग को संभव बनाती है। पिटीशन में यह भी कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड योजना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए है तथा विपक्ष में राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर को समाप्त कर देती है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज इस छोटे से लेक्चर में समझ में आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड योजना क्या थी, कब आई, ये क्या होता था, इसमें सरकार को इससे क्या बेनिफिट था, जनता को इससे क्या बेनिफिट था, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और इसे रद्द करने के लिए जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने क्या दलीलें दी थी। मुझे उम्मीद है कि इस घटनाक्रम के बारे में ठीक और संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुंच गई होगी। कुछ आप और पूछना जानना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें कमेंट बॉक्स में और हमें ज़रूर पूछें। मुझे खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। एक महत्वपूर्ण बात और, जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।